तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट वन इज लिखो हीट ऑफ कंबस्शन HOC. हीट ऑफ कंबस्शन. हीट ऑफ कंबस्शन HOC. देखो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ energy released during complete combustion of compound, ब्रैकेट में लिखो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड. एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड. In presence of sufficient amount of oxygen, in presence of sufficient amount of oxygen, in presence of sufficient amount of oxygen is called heat of combustion. It's called heat of combustion. but मुझे एक चीज बताओ, कंबस्शन का बेसिकली पर्पज क्या होता है? बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इसके, हम लोग इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही बात हम समझ जाएंगे. लाइक अगर हम पेट्रोल फ्यूल की बात करें, कोल की बात करें, कार्बन की बात करें, कोयला होता है ना, उसको हम जलाते हैं, तो एक बार हमने जला दिया तो हमको कंटिन्यूसली वहां से क्या मिलता रहता है? एनर्जी मिलता है. आप देखो ना, अभी ठंड आ जाएगी तो नहीं, कुछ लोग लकड़ियां जलाते हैं. लकड़ियां भी क्या है बेसिकली? वुड्स वगैरह भी क्या है? कार्बन ही है. तो जब उनको जला देते हो एक बार, तो कुछ करना पड़ता है आपको? नहीं. उसके बाद फिर वहां से जब वो जलता रहता है और आपको एनर्जी क्या होता रहती है? मिलती रहती है. तो बताओ एनर्जी वहां पे एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है? रिलीज हो रही है. पेट्रोल हम लोग बाइक्स वगैरह में या मोटरसाइकिल या फिर कार वगैरह में यूज करते हैं, तो उसका क्या होता है? कंबस्शन होता है. कंबस्शन से हमें एक केमिकल एनर्जी मिलती है. तो मिलती है मतलब एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई. एंड दैट एनर्जी, दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिससे को बाइक मूव करती है. समझ रहे हो? हम एलपीजी की बात करें, जो हम लोग गैस सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं, उसमें भी गैस होती कि नहीं होती है? एक बार हम लोग लाइटर से उसको जला देते हैं, फिर वो कंटिन्यूस सप्लाई होता रहता है, वो जलती रहती कि नहीं जलती रहती है? कंटिन्यूसली बेटा हमें क्या मिलता रहता है वहां से? एनर्जी. यानी एनर्जी क्या हो रही है वहां पे? रिलीज हो रही है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कंबस्शन का कराने का बेसिकली हमारा पर्पस तो यही हुआ ना, कि हमें वहां से क्या मिले? टू गेट एनर्जी. और अगर हमें एनर्जी मिल रहा है, इट मींस फाइनली जो नेट एनर्जी है वो क्या हो जा रही है? रिलीज हो जा रही है. नेट एनर्जी जो है वो क्या हो जा रही है? रिलीज. अरे भाई आपने लकड़ी लिया, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आपने कागज लिया, माचिस का तीली लिया और जला दिया. जला दिया ना, उसको जलता जाएगा और क्या देगा आपको? एनर्जी देगा. तो आपने थोड़ा सा एनर्जी लगाया जलाने के लिए, बट उसके बाद क्या हो रहा है? एनर्जी ज्यादा मिल रहा है. इसका मतलब क्या? एनर्जी लगाया आपने थोड़ा सा और मिल ज्यादा रही, मतलब बताओ तो ज्यादा रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? सो नेट हीट ऑफ कंबस्शन क्या होना चाहिए फॉर रिएक्शन? नेगेटिव. सो लिखो नेट हीट ऑफ कंबस्शन, नेट हीट ऑफ कंबस्शन, नेट हीट ऑफ कंबस्शन for a reaction is negative, less than 0. And del H, HOC, del H of combustion ऐसे लिखते हैं. क्या होता है? HP माइनस बेटा बताओ HR प्रोडक्ट. किसी का भी अगर हमें डेल्टा H, जैसे थर्मो वगैरह में हम लोग बात करते हैं, गैस स्टेट में हम लोग बात करते हैं, तो डेल्टा H क्या होता है? कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मींस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो जब आप जलाते हो तो जरा बताना, एक रिएक्टेंट है, आपने उसका कंबस्शन कराया और बेटा फाइनली क्या बना बताओ? प्रोडक्ट बना. ठीक है. और आपको यहां पर जो डेल्टा H मिला वो क्या मिला? लेस देन 0, नेगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पर HP की बात करें और HR की बात करें, तो बताओ बेटा डेल H क्या होता है? बताओ HP माइनस HR. और आपने बताया कि डेल्टा H कंबस्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है. तो क्या हो जाना चाहिए बताओ? HP बोलो, होना चाहिए कि नहीं? मतलब तो इसका एनर्जी क्या होगा बताओ?
लेस एनर्जी और इसका मोर एनर्जी। आई थिंक बात आप समझ चुके होंगे अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अगर ये लेस एनर्जी है तो इसका स्टेबिलिटी भाई एनर्जी लेस कैसे हो गया, निकल गया ना ज्यादा। एनर्जी कम कैसे हुआ, जब एनर्जी ज्यादा निकल गया। तो ज्यादा निकल गया इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा बताओ, मोर स्टेबल। ये एनर्जी में कौन सी एनर्जी की बात करो, पी की एनर्जी की बात करो। ये एनर्जी में कौन सी एनर्जी की बात करो, आर की एनर्जी की बात करो। मोर एनर्जी है मतलब लेस स्टेबिलिटी। मोर एनर्जी है मतलब क्या है बताओ बेटा, लेस स्टेबिलिटी। और वैसे भी हम पता है ना कि स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर इसका एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है। किसी भी सिस्टम का एनर्जी कंटेंट अगर कम होता है, हाँ बिल्कुल, हाँ यस वही बात है। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, बिल्कुल वही लॉजिक है बेसिकली। ठीक है, तो ये रिलेशन में सामने आ जा रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि हीट ऑफ कंबशन बेटा जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। हमेशा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां तक बात समझ में आती है? ओके। अच्छा हम आगे, पहले हम आपको ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, सुनो जरा ध्यान से, पहले वही समझ लेते हैं। हमने क्या किया, वही पहला केस लिया मैंने। आई थिंक आप बेटा थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग वाला फेज थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही पीछे पा हुआ है, बाकी फिर सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट यही पीछे पा हुआ, एक बार देख लो जरा, ठीक है। हमने कहा कि सपोज हमने क्या किया, रिएक्टेंट डिफरेंट लिया, different reactant with same molecular formula, ओके। तो मैंने एक कंपाउंड ये लिया ए, और मैंने एक कंपाउंड बेटा सिमिलर वही ले रहा हूं, ठीक है ना। इसका मैंने क्या कराया, कंबस्शन। इसका मैंने क्या कराया, कंबस्शन। तो क्या मुझे बताओ, अगर मैंने इसको बोला ए और इसको मैंने क्या बोला, बी, बोलो तो यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा जरा बताओ दोनों में। नहीं छोड़ो ना वो सब, सी बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बेटा, वो मोर स्टेबल होगा। क्यों मोर स्टेबल होगा, अभी मैंने बताया कि पेट्रोल जलाते जाओ, कार्बन या कोयले को जलाओ, सी इज कंपाउंड जो बना है वहां पे, प्रोडक्ट है जो बना है वहां पे, हमने सी नाम दे दिया। हालांकि एक्चुअल रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि यहां से भी वही प्रोडक्ट बनेगा, यहां से भी वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल होगा तो इसका एनर्जी क्या होगा बताओ, लेस एनर्जी होगा। लेस एनर्जी क्यों, क्योंकि मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गया तो स्टेबिलिटी इसका बढ़ गया। ठीक बताओ, कोई डाउट बेटा। OMF मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोस्ट, छोड़ो, मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये, ओके। अच्छा ये बताओ, अब बेटा ये बताओ, अगर ये मोस्ट स्टेबल तो इनका लेस एनर्जी है, तो ये दोनों क्या होंगे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, लेस स्टेबल। ये भी क्या होंगे, आपको नहीं लग रहा है HOH की तरह एकदम, आपको डर नहीं लग रहा है, कुछ भी डिफरेंस नजर आ रहा है। अभी मान के चलो कि उसी का क्या हो रहा है, एक बार से रिवीजन हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, बट अभी डिफरेंस आएगा। ये लेस स्टेबल है और ये क्या है, ये भी लेस स्टेबल है। अब अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, यूज हाइपर कॉन्जुगेशन अगेन। तो बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ बेटा, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 2, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास बंद कर दिया मैंने ऐसे, कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। व्हिच वन इज स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ दोनों का, A इज मोर स्टेबल देन B। एनर्जी ऑर्डर बताओ, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, भाई इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी बताओ ना कम। यानी हम कह सकते हैं EA लेस देन EB, बोलो। अब अगर हम, और इसका एनर्जी कितना है बताओ, इस अगर हम सभी के एनर्जी को एक साथ रिलेट करना चाहे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या, तो बताओ क्या लिख सकते हो। तो कंप्लीट एनर्जी ऑर्डर क्या होना चाहिए बताओ, कंप्लीट एनर्जी ऑर्डर बता रहा, सबसे कम किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, ऐसे लिखें, बी का एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम
देखो ना बेटा, एक एनर्जी कम है बी से और सबसे कम ए से। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। दोनों से सेम प्रोडक्ट मिला है कि नहीं मिला है? अब ग्राफ शायद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप समझ गए होंगे। सिमिलर वैसे ही ग्राफ बना देंगे, तीनों की एनर्जी पता है, एनर्जी कर्व को रिलेट करके सीधे वैसे ग्राफ बना देंगे जैसे एचओएच में बनाया था, और फिर चेक कर लेंगे क्या कि एचओसी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है। देखो जरा आगे ग्राफ बनाता हूं मैं, ये बनाऊंगा, समझ लेना पहले। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। चलो बताओ बेटा, एनर्जी ऑर्डर यहां लिख लिया जाए, किसका सबसे ज्यादा एनर्जी है, उसके बाद और सबसे कम। तो बी को कहां रखा जाए? सबसे ऊपर रख दिया जाए, यहां कहीं। ये किसका एनर्जी है बताओ? बी का। ये हो गया बी। उसके बाद उससे कम एनर्जी बताओ बेटा, बताओ ये क्या हो गया बताओ? ई ए। सीधे देखो, बी की एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पे। बी मीन्स कौन सा? ये कंपाउंड। ए मीन्स कौन सा? ये कंपाउंड। क्या एनर्जी? ये हो गया। अब बताओ सी का एनर्जी कहीं है यहाँ कहीं? ये बी है और ये क्या है बताओ बेटा? ए। और ये क्या है? सी। ये बी क्या है बेसिकली? रिएक्टेंट। क्या है ये? ए बी क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या है बताओ? प्रोडक्ट। व्हाट इज डेल्टा एच? प्रोडक्ट माइनस बेटा ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। तो अगर हम इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस निकालें एनर्जी का, तो बताओ किसका एनर्जी आ जाएगा? हीट ऑफ कंबशन किसका आ जाएगा? बी का आ जाएगा। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो किसका हीट ऑफ कंबशन आ जाएगा? ए का आ जाएगा। चेक किया जाए तो देखो जरा बी से, बताओ इसका क्या आएगा? ये और ये। बताओ बेटा किसका एनर्जी है? ये बी का। ये किसका एनर्जी है? सी का। तो ये जो डिफरेंस आया बोलो ये क्या आएगा? डेल्टा एच ओ सी किसका? ऑफ क्या? बी। आ रही समझ में? अच्छा हम एक के साथ अगर प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा, बोलो। ये ले तो बताओ इसका क्या आएगा? यहां से यहां ले ले, ये ए का एनर्जी है और ये किसका एनर्जी? सी का। तो आपका ये हो गया और ये इसी हो गया। तो ये जो आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा एच एच ओ सी किसका? ऑफ क्या? ए। तो ये है डेल्टा एच ऑफ ए, ये है डेल्टा एच ऑफ बी। सीधे लिखा हुआ, दिस इज डेल्टा एच बी, दिस इज डेल्टा एच ए। देख के बताओ जल्दी से कौन सा वैल्यू ज्यादा है, जल्दी बताओ। डेल्टा एच बी इज ग्रेटर देन डेल्टा, तो एच ओ सी का ऑर्डर अगर लिखे हम तो एच ओ सी का ऑर्डर क्या है बताओ जरा, बताओ। डेल्टा एच बी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ए। अच्छा बेटा कुछ भी डिफरेंस आ रहा है एच ओ एच और एच ओ सी में? एग्जैक्टली वैसे ही आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? सिमिलर आ रहा है। अब अगर वहाँ पे ग्राफ में दिक्कत रहा होगा तो ये वाला ग्राफ आप क्लियर आप समझ गए होगे शायद। आप सब लोग समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? एकदम वैसे ही ग्राफ आया। अच्छा रुको अब जरा सा, एक सेकंड बेटा, आप एक सेकंड रखो जरा सा पे, फाइनल रिजल्ट निकाल लें फिर बात करते हैं। ये एच ओ सी बी का है, ए से ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो जरा सा, कौन ज्यादा स्टेबल है बी और ए में? ए इज मोर स्टेबल, ए इज एंड बी इज, तो बी इज लेस स्टेबल। अब जरा देखो ये मोर स्टेबल है, सॉरी ये लेस स्टेबल है और इसका एनर्जी ज्यादा है। ये मोर स्टेबल है और इसका एनर्जी कम है। इसका हीट ऑफ कंबशन कम है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है और इसका स्टेबिलिटी कम है। व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन एचओसी एंड स्टेबिलिटी? इनवर्स रिलेशन।
कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। आगे रिजल्ट तो मैंने ये सीधे ऐसे नहीं बोल दिया, दिस इज थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म। तो जहां पर नीड है वहां पे हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। और मैं आपको सिस ट्रांस वाला फॉर्म भी पूरा कंप्लीट बताऊंगा बेटा, वो जो मैं आज डिस्कस कर रहा था ना वो पूरा बताऊंगा क्यों 8 और 12 जो 11 वाला केस था, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे कम वाले जो 1 to 7 तक होते हैं, 3 to 7 तक जो होते हैं वो क्यों नहीं शो करते हैं सिस ट्रांस, वो प्रॉपर हम बात करेंगे उसके बारे ऐसे ज्योमेट्रिकल। क्या बेटा? हाँ तो एक ही ज़्यादा है तो ए इज ग्रेटर देन बी ना बेटा। अच्छा बी छोटा हो गया ए से तो ए बी से बड़ा हो गया ना के डी। ओके हो गया। यानी अब फाइनली हम क्या बोल सकते हैं केस 1 बताओ, इफ एम एफ इज सेम, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बेटा कब हो सकता है? जब नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? बराबर होंगे। नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? बराबर होंगे। सो HOC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बताओ स्टेबिलिटी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? बोलो। अच्छा एक लॉजिकल बात पूछूं आपसे, हमारे पास एक कंपाउंड, इसके पास 3 कार्बन है, सुनना जरा सा, आप सीधे बता दोगे आंसर। इसके पास 3 कार्बन है तो कितने कार्बन जलाओगे तो जलेंगे? 3 जलेंगे। अच्छा यहाँ पे कितने जलेंगे? मान लो 4 कंपाउंड है, चारों के पास 4 कार्बन है तो कितने कार्बन जलेंगे? 4 ही जलेंगे। अब उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा था यहाँ पर। लेकिन सुनना, अब लॉजिकल बात है, एक सिंपल बात है बेटा, इसमें 3 कार्बन है और इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 10 कार्बन है। हम इसको पूरा जलाना चाहते हैं, जला के राख करना चाहते हैं, जला के राख करना चाहते हैं। इसको भी हम बुरी तरह से जला देना चाहते हैं। 10 कार्बन है इसमें, तो इसमें 3 कार्बन, इसमें है 10 कार्बन। जब ये पूरा जलेगा और जब ये पूरा जलेगा कहां पे हमको एनर्जी ज्यादा मिलेगा? बताओ ना। 10 कार्बन भाई, 10 कार्बन जला रहे हो आप, ज्यादा एनर्जी। अरे आपने क्या किया, इतना पेट्रोल लिया जला दिया, कुछ एनर्जी मिला। फिर आपने इतना पेट्रोल लिया जला दिया तो क्या होगा? समझ जाओ ना कहानी। अब मतलब ब्लास्ट, कहानी समझ में आ रही? तो भाई पेट्रोल लेने का मतलब हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर ही तो होता है पेट्रोल, कार्बन कंपाउंड्स ही तो होते हैं उसमें। तो अगर आप ज्यादा पेट्रोल लेके जला रहे हो तो ज्यादा एनर्जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और कम पेट्रोल लेके जला रहे हो तो कम एनर्जी मिल रहा है। मींस नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगा। यानी कि ये तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल, सबसे लास्ट वाला सही, इसी सबसे ये ग्राफ समझ में आ गया, बस यही बनता है। तो क्या बताओ, इफ MF इज नॉट सेम, भाई नॉट सेम कब हो सकता है? या हम कह सकते हैं MF इज, बोलो बेटा, डिफरेंट। व्हाट इज MF? अच्छा MF डिफरेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज डिफरेंट, नंबर ऑफ कार्बन इज डिफरेंट। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो जिसके पास कार्बन ज्यादा होंगे वो ज्यादा जलेगा। ये तो एकदम सिंपल सा लॉजिकल बात है ना, पेट्रोल का एग्जांपल लिया भाई, अब समझ गए वो कहानी आप। तो क्या बोले बताओ, HOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सीधे MF बोल देना। अरे जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसका मॉलिक्यूलर मोलर मास क्या मैं लिख रहा हूं? MF ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, या फिर इसको सीधे क्या बोले? मोलर मास। क्या बोले इसको? मोलर मास। अरे भाई मोलर मास ज्यादा कब होगा? जब कार्बन ज्यादा होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, इस मोलर मास या फिर HOC, या फिर छोड़ो अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। मोर कार्बन मोर हीट ऑफ कंबशन। एनी डाउट? बात कहानी क्लियर एकदम बेटा? अब जरा देखते हैं इसके एग्जांपल्स। बस कम लिखा है, कम करा है, बहुत एकदम मैंने सिंक्रोनाइज करके बहुत करके कोशिश किया है मैंने। HOC इज एक्सो एक्सेप्ट टू, पहला है F2, दूसरा
है N2। F2 का जब हम कंबस्शन कराते हैं तो हमको देता है F2O, या हम इसको लिख सकते हैं OF2। इसका रीजन भी मैं समझाता हूँ आपको। इसका रीजन भी है कि ये जो दो हैं, N2 का हम जब कराते हैं O2 से तो ये देता है NO, 2NO दे देगा। इसका जो डेल्टा H कंबस्शन आता है, इसका जो डेल्टा H कंबस्शन आता है वो पॉजिटिव आता है। मतलब कैसा आता है प्रोसेस ये एंडो, और ये भी कैसा आता है एंडो। तो देखो हो सकता है कुछ ना पूछा जाए आपसे, यही पूछ दिया जाए, समझ रहे हो ना? नहीं बेटा, इसका कहानी अलग है, बताता हूँ आपको। हो क्या रहा है बेटा इसमें, F2 और O2 आप देख रहे हो, N2। कंबस्शन क्या था? कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। हो रहा कि नहीं हो रहा कंबस्शन? हो रहा कि नहीं हो रहा 1 मोल का कंबस्शन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो ये कंबस्शन रिएक्शन ही तो हुआ ना। फिर हम जरूरी थोड़ी कि कार्बन को ही जलाएं, हम किसी और चीज को भी तो जला सकते हैं। जिसको भी हम जलाएंगे वहां से जो भी एनर्जी की बात आएगी दैट विल बी हीट ऑफ कंबस्शन। हम जनरली बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बट ये दो केसेस हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, अच्छा O2 हाफ, यहाँ भी O2, मतलब ये कंबस्शन का रिएक्शन ही तो है, बट बोथ आर एंडोथर्मिक। सो कंबस्शन ऑफ, पहले मैं लिख दूं, कंबस्शन ऑफ F2 एंड N2 बोलो इज एंडोथर्मिक। लिखना नहीं, समझो समझो बात, समझो पहले। ये जो रिएक्शन है सेकंड वाली, अच्छा अब सोचो जरा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे। एटमॉस्फेयर बेटा नाइट्रोजन गैस है, कितने परसेंट बताओ जरा? 78। चलो 80 मान लेते हैं, राउंड फिगर, राउंड फिगर। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 80%। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगभग सभी गैसेस को डेसिमल में माल के एकदम नॉर्मल फिगर बताओ। 20 बोलो, चलो एक रफली। नाइट्रोजन 80%, ऑक्सीजन है 20%। ऐसा है नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूं। सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर नाइट्रोजन 80% है और ऑक्सीजन 20% है तो मुझे जरा बताना लिमिटिंग कौन हुआ? ऑक्सीजन। और अगर ये रिएक्शन हो जाती है आसानी से तो नाइट्रोजन तो बेटा बहुत सारा है, तो नाइट्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन साथ कंबाइन होके क्या बना देता? NO। और जितनी भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती। तो क्या हमारा कोई एग्जिस्टेंस होता? क्या लाइफ होती इस प्लेनेट में? ये जो अर्थ है वो क्या होती? मनुष्य विहीन होती, मनुष्य विहीन। अरे थोड़ा हिंदी की बात कर रहा हूँ, मनुष्य विहीन। विहीन का मतलब ही नहीं होता है। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब विलुप्त हो जाते हैं। यस, जितने भी जीव जंतु, हम लोग भी तो क्या हैं? प्राणी हैं। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली ये पॉसिबिलिटी होती, तो भाई नाइट्रोजन 80%, ऑक्सीजन 20%, पूरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन को खा जाता और बना देता क्या? NO। ऐसा कुछ हुआ क्या? हम अभी भी जिंदा हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। तो इसका रीजन बेसिकली क्या है पता है? कि ये रिएक्शन तभी होती है जब आप टेम्परेचर पता कितना रखो। लॉजिक बात समझ रहे हो? लॉजिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जब इसका टेम्परेचर आप कितना लोगे? अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर रखते हो तो ये N2O2 मिलके क्या बनाता है? NO बनाता है। ऐसे ये बनता ही नहीं है। और 3000 डिग्री सेल्सियस, हाँ कुछ बिल्कुल बनता है, एकदम बनता है। तो वही तो बता रहे जा रहा हूं, सुनो तो। अब पूरी बात नहीं सुना आपने। तो ये कब होता है? जब इंद्र भगवान की कृपा होती है। किसकी बताओ? लाइटनिंग होता है ना, लाइटनिंग होता है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा स्पार्क, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तभी इसका कुछ पार्ट मिलके क्या बना देता है? NO बना देता है। बात समझ रहे हो? फिर आप सन की बात कर रहे हो।
सन में NO तो बन जाएगा, फिर NO जब बन जाएगा तो उसका क्या होगा? तो कहने मतलब वहां पर तो बहुत हाई। अच्छा बताओ सन पे टेम्परेचर कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है समझ रहे हो ना? मतलब ये कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। खैर जो भी है, तो इसका मतलब अब आप बताओ बेटा, एनर्जी यहां से रिलीज करवा रहे हो, किसको दे रहे हो? और आप ऐसे नॉर्मली दे भी नहीं पाओगे, बस की बात नहीं है। इतना एनर्जी देने का मतलब बहुत एक्सपेंसिव काम है ये। तो ये तो भगवान कर ले अच्छी बात है, हम करेंगे तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बेटा जो एटॉम बम फूटा था ना हिरोशिमा और नागासाकी में, वही था मैक्सिमम। आप लोगों को पता है बेटा हाइड्रोजन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? हाँ नहीं वो सब छोड़ो ना, वो सब मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉम्ब अभी तक यूज किया गया है? नहीं। क्या यूज किया गया है? कहाँ पे? जापान में यूज किया गया था, हिरोशिमा नागासाकी में किया था। अभी तक हाइड्रोजन बॉम्ब यूज नहीं। सबसे पावरफुल पता है क्या हाइड्रोजन बॉम्ब है? सुनो 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 मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं पता है आपको? शायद ये बात आपको नहीं पता होगी। हाइड्रोजन बॉम्ब पता है कैसे छूटता है? लेकिन अभी तो छूटा ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉम्ब को छुड़ाने के लिए पहले एटम बम फोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉम्ब को यूज करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए पहले हमें किसको ब्लास्ट करना होगा? एटम। क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब को इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है कि वो कहां से मिल सकता है आपको? जब आप किसका ब्लास्ट करोगे? एटम बॉम्ब का ब्लास्ट करोगे। तो सोचो एटम बॉम्ब ब्लास्ट किया तो क्या हुआ था जापान का हालत? तो पहले आप एटम बॉम्ब छोड़ोगे, फिर वहां डाल दोगे किसको, तो उसको उतना टेम्परेचर रीच करेगा, उसके बाद फिर वो फूटेगा, तो सोचो क्या होगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्सप्लोड कराना है तो पहले हमें एटम बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कार्य होगा। और उसके बाद अगर वो चल लॉस हो गया तो फिर है ना, मत सोचो कुछ आगे, है ना, टेंशन में आ जाओगे आप। ओके खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अच्छा ये अब बात करते हैं ऊपर में। तो ऊपर में देखो क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2 आता है, पता है आपको कि नहीं? देखो ना ऑक्सीजन है बेटा, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ माइनस आएगा, ये खींचेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और 2 बार माइनस आएगा तो यहाँ 2 बार प्लस आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +2 आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है। तो बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा 8 करने के लिए। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 8 होता है तो 2,6, इसके आउटर मोस्ट स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? 2 की। तो ये 2 लेना चाहेगा ना, और अगर ये 2 लेगा तो अपने ऑक्टेट को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। यहाँ क्या हो रहा है? +2 आ रहा है। ये 2 ले नहीं रहा है, 2 और दे रहा है, उल्टा काम हो रहा है। So for this process energy will be required actually. For this process energy will be required, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है? +2। ये सब रीजन समझो। तो यहाँ पे किसकी कृपा है? और यहाँ पर किसकी कृपा है? यही ऑक्सीजन। भाई अब बताओ, 2 और निकाल दिए, अच्छा तो बताओ बेटा, तो अब बताओ ना, उसको और ज्यादा अनस्टेबल बना रहे हो, मतलब खींचना बहुत मुश्किल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स को, तो एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होगी उसको देनी पड़ेगी। तो इस केस में ये प्रोसेस भी कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो ओनली 2 केसेस यू हैव टू लर्न दिस वन। कौन बताओ? कंबशन ऑफ F2 एंड N2 इज नॉट एक्सोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड ऑल अदर रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नोट इट डाउन। चाय पीनी है किसी को? केडी पियोगे चाय बेटा? अब कुछ क्वेश्चंस किए जाए? चलो जरा देखो। अरे हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो क्या? अभी नहीं पता बेटा। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, ठीक,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दूसरा लिया मैंने CH3, तो आपको थोड़ा सा क्लियर दे देते हैं, डबल बॉन्ड C CH3, राइट, HOC ऑर्डर। ध्यान रखो बेटा, अगर आपको HOC ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले फर्स्ट चेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और चेक नंबर ऑफ कार्बन, तो क्या सभी के नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 2 और 2 4, 5 कहां, नहीं पहले बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं सभी का। अरे भाई यहां भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन है, यहां भी 4 कार्बन, सो नंबर ऑफ कार्बन आर सेम। इन सारे केसेस में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, मतलब कि क्या हुआ बेटा, सेम एमएफ। तो अगर सेम एमएफ है तो HOC और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। कहानी समझ में आ रही है बेटा, कहानी समझ में आ रही है, कहां पे मोड़ ले रही है, अभी आगे मोड़ लेगी कहानी। चलो अब फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन स्टेबिलिटी, क्योंकि एक बार वंस वी डिफाइन स्टेबिलिटी देन वी कैन फाइंड HOC। उल्टा कर देंगे भाई, Which one is more stable, ये कहानी याद है ना, वो चोर वाली कहानी कि एक इसके, क्योंकि इसके पास भी बेटा बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसको बंद किया मैंने, इसको बंद किया मैंने, इसको बंद किया मैंने, बताओ 3 और 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 6, तो सबके पास अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है, यानी सेम हाइपर कॉन्जुगेशन है। और आपको ये भी पता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन, तो बेटा ये आपका सिस फॉर्म है और ये कौन सा है, ट्रांस है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जा रहा है कि यहां पे बंटवारा हो गया, इसके पास 3 हाइड्रोजन इधर चले गए, इसके पास 3 हाइड्रोजन इधर चले गए, और इसके पास कार्बन के पास पूरे के पूरे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। एकता में शक्ति है, याद है ना, ये वाली कहानी सबको याद है ना, हाथ उठाओ, एकता में शक्ति है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, अब उसके, हाँ एकता में पकड़ा गया बेटा, एकता शक्ति भी, ओके गुड। तो सबसे स्टेबल कौन है बताओ, ए। अच्छा बेटा ट्रांस और सिस में कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस, यानी सी, और उसके बाद ये किसका ऑर्डर है, सो व्हाट शुड बी द HOC ऑर्डर, BCA। हो गया, अब तो मतलब कहानी एकदम क्लियर है। हाँ कुटस्ट। अच्छा अब रुको जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। अब केवल कॉन्सेप्ट करने से थोड़ी बेटा, उनका थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, ज्यादा नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत जरूरी हैं। अब जैसे मैंने पहले ये लिया, अब याद करो, मैंने आपको घर नहीं छोड़ो मत याद करो। राइट, HOH ऑर्डर, HOC नॉट, HOH होता तो पता है, याद है ये एक्सेप्शनल केस था HOH का, ABCD था, HOH ऑर्डर याद है ना आपको, दिस इज नॉट HOH। इसमें हम एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करेंगे, जो समझाया वही करना है बस। तो बताओ HOC की बात करें, क्या सबके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम है, देख लो चेक करो, नंबर ऑफ कार्बन क्या है बताओ, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि MF क्या है, यानी HOC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। वेरी गुड, बंद किया जाए बेटा इसको। हाइपर कॉन्जुगेशन कितना यूज हो रहा है जरा देखो यहाँ पे, ये हाइपर कॉन्जुगेशन यूज हो गया भाई, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, ये। अच्छा ये बताओ, ये BCD तो वही है, BCD तो वही है, यानी अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6, काउंट कर पा रहे हो, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लिया जाए बेटा, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम इसका लिखें तो बेटा बताओ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये देखो इन तीनों में, एकता में 6, एक ही में 2, तो हो गया बी के बाद ट्रांस, और सिस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सी, और उसके बाद तो सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है ए। सो व्हाट शुड बी द HOC ऑर्डर,
ACDB। एनी डाउट? वेरी गुड, आप सही जा रहे हो, बस ऐसे ही लगे रहो बेटा, मजा आ जाएगी। आई थिंक नोट भी हो गया होगा। अब थोड़ा स्टोरी को घुमाया जाए। ओके गुड। मतलब रेजोनेंस एनर्जी, रोटेशनल बैरियर एनर्जी, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना, वो सारा चीजें और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, तो सब देख लो ध्यान से। हटा दो सारा कुछ, चलो जल्दी से करो। अच्छा, अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लिक कंपाउंड की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, तो पता है ना सबसे ज्यादा एसएल बेटा क्या होता है? 6 मेंबर, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। अच्छा, अगर एक 6 है बेटा और एक अगर 7 है, ये 6 कार्बन का है और ये 7 है क्या इसके पास? विच वन इज मोस्ट स्टेबल? 6 मोस्ट, ध्यान रखना। 6 तक स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसके बाद स्टेबिलिटी घटती है। ये अलग से ध्यान रखना। ये मैंने अभी लिखा, अब इसकी जरूरत, अभी इसका यूज नहीं करने जा रहे, आप करो यूज। चलो अब आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यही मैं सीधे यही लिख रहा हूं, ए। देखते हैं आप क्या जवाब देने वाले हो इसमें। राइट, एचओसी ऑर्डर। अच्छा बताओ, अब यहां पे स्टेबिलिटी देखोगे या कार्बन देखोगे? कार्बन देखोगे भाई। इसके पास कितने कार्बन है? 6, 5, 4, 3। अब जिसके पास ज्यादा कार्बन ज्यादा चलेगा, ज्यादा क्या देगा? तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? एचओसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, नॉट स्टेबिलिटी। मत लगा देना कि और अच्छा ये ज्यादा स्टेबल, ये लास्ट में गया, ये ऐसे गड़बड़ मत कर दे। यस, इसलिए बताया था। हाँ हाँ बेटा बोलो, यस आप बोलो, हम आपको जवाब देंगे, आप बोलो। अब बोल के देखो एक बार। अब रिएक्शन मैकेनिज्म, अभी रिंग एक्सपेंशन नहीं आएगा, अभी इसके बाद आइसोमेरिज्म पूरा है। क्या ये वाला? हाँ ये एक्सपेरिमेंटल। यहाँ तक तो पूरा प्रॉपर रीजन बेरिस्टेन थ्योरी, यहाँ पर थ्योरी है, वो हम आपको रिंग एक्सपेंशन वगैरह तभी बताएंगे, अभी फिलहाल ये ओके। चलो अब एक कंपाउंड दे रहा हूं आपको, ठीक है, देखते हैं क्या होता है भाई, ठीक है। पक्का सही जवाब चाहिए? पक्का सही जवाब दोगे ना? चलो ए, बी, एक 3 मेंबर, एक 4 मेंबर, एक 5 मेंबर, एक 6 मेंबर है। क्या हमको नहीं पता? एक 3 मेंबर, एक 4 मेंबर, एक 5, एक 6, मुझे नहीं पता कुछ। देखो ना, इसमें 3 मेंबर, इसमें 4 मेंबर, इसमें 5 मेंबर, इसमें 6 मेंबर है। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6। हाँ तो देखो, कंपाउंड को देख के बहक मत जाना, कंपाउंड को देखकर बहक मत जाना। जैसे कि एक तो देख के अभी बेटा बहक गया था, ये देखो, गलत काम नहीं करते हैं। और केडी जो है शक्ति के चक्कर में पड़ा हुआ। कितने कार्बन इसके पास जरा बताना? 3 ये और 3 ये, 6 कार्बन। 4 2 6, 5 1 6, 6 1 6,
अरे सही तो है भाई, एक साथ थोड़ी होता है। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अरे है क्या? नहीं, आपकी बात सुन ली है, मेरे कान बहुत तेज चलते हैं। तो कुछ बातों का जवाब हम दे देते हैं और कुछ बातों का जवाब नहीं देते हैं। तो हाँ, वो 6C है उसमें, सब में बेटा है ना। ओके ठीक है, ओके नाउ तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैसा है? ओके गुड। तो ऐसे केस में हम लोग HOC को क्या बोलते हैं भाई? स्टेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स। व्हिच वन इज मोर स्टेबल? डी। इस पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो भाई। क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर? D 6 मेंबर, C, उसके बाद B और उसके बाद A। सॉरी, HOC ऑर्डर इनवर्स A B C D। कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया था? तो सभी नहीं निकाला था? समझ रहे हो ना? तो ऐसे कंफ्यूज कराएगा आपको, गड़बड़ मत कर देना। तो देखो, इसमें और इसमें अंतर है ना, कि वही है? अंतर है ना? इसका आंसर नहीं बताया बेटा आपने? इसका आंसर कहाँ है? नंबर ऑफ कार्बन AHOC। और उसमें देखो 3 से 6 जा रहा है, इसमें 6 से 3 जा रहा है। तो ये सब 6 से 3, 3 से 6, वो सब नहीं ध्यान देना। क्या ध्यान देना है कि अगर पाइप अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो इनवर्स रिलेशन स्टेबिलिटी में HOC का, और अगर कार्बन ज्यादा है तो भाई ज्यादा कार्बन है, ज्यादा चलेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, खत्म बात। तो ये था क्या? हीट ऑफ कंबशन, एंड दैट इज कंप्लीटेड। बट एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अभी रुक जाओ, हरा दो इसको। बेटा एक चीज बताओ, क्या आप कंबशन रिएक्शन लिख लेते हो? कंबशन रिएक्शन, हाँ, CO2H2 वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का, OC का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका आप कंबशन रिएक्शन लिख लेते हो? आता है लिखना तुरंत? कोई भी कंपाउंड दे दो लिख लोगे तुरंत? पक्का? बैलेंस करके तुरंत बता दोगे फटाक से? सुनो, जरूरत पड़ सकती है, चूंकि हीट ऑफ कंबशन है तो यहां पे जरूरत पड़ सकती है। सुनो जरा ध्यान से। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कंफर्मेशन अंदर कार्बन भी होगा एंड हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? OC, व्हाट OC? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखो, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर X कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो उतना ही CO2 बनता है। और अगर उसके अंदर Y हाइड्रोजन है तो उसका आधा वाटर बनता है। उसका आधा क्या बनता है? वाटर बनता है। देखो कैसे, सुनना, सुनो बेटा ध्यान से जरा। बेटा एक सेकंड सीरियसली थोड़ा सा देखो जरा सा। मैंने लिया C2H6 प्लस O2। O2 को हम बाद में देखेंगे। सबसे कितने कार्बन है बोलते जाओ। अगर 2 कार्बन है तो 2 ही CO2 बनेंगे। X कार्बन है तो X CO2। अच्छा, जितने हाइड्रोजन उसका आधा पानी बनेगा। कितने कार्बन बेटा? 2। नहीं कार्बन 2, तो कितने CO2? 2 CO2। कितने हाइड्रोजन? 6, आधा करो उसका वाटर। इतना समझे? समझे? बोलो कि नहीं समझे बेटा? अरे समझ गया ना। उसके बाद बताऊं क्या करना है आपको? XY की फॉर्म में भी बात करेंगे, सुनो जरा। उसके बाद क्या करना है? उसका बाद आप इधर टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो, सुना, और इधर टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो। इधर कितने ऑक्सीजन है? 2। इधर कितने ऑक्सीजन है? 7। क्या है? 4 3 7 ना। और दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया? और उसको 2 से क्या कर दो? कैसा हो रहा है जरा देखो। यहां पे कितना हो जा रहा? 7 हो जा रहा था ना? नहीं, 4 and 3 7 हो जा रहा था। 7/2 आएगा। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर कितने? तो 7 हुआ ना। इधर भी 7 चाहिए ना, तो सीधे कुछ नहीं। अब यहाँ पे 2 पहले से ही है तो इसको हाफ इंटू 7, 2 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 7। नेक्स्ट जरा देखना, हमने लिया बेंजीन C6H6 प्लस O2। मेरा जरा समझो बात को।
ठीक है? कितना CO2, कितना पानी, 12 और 3 15, 15, 12 प्लस 3 15, तो इधर 15 चाहिए ना, तो इसको 15/2 कर दो, और ये 2 नीचे और ऊपर क्या हो जाए, कैंसिल, तो 15 इधर 15 इधर। अगर आपके पास होता सपोज CXHY, अब इसका ध्यान तो बताओ कितना CO2, XCO, कितना वाटर, Y/2 वाटर। अब बताओ जरा सा, अच्छा बेटा आप यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन ले रहे हो बाई 2 कर रहे हो ना, O2 के सामने जो भी ऑक्सीजन आ रहा है बाई 2 कर रहे हो ना, बस वही करना है। इधर जितने भी ऑक्सीजन है उसका बाई 2 कर दो इधर लेके। कितने ऑक्सीजन यहाँ पे बताओ, 2x प्लस Y/2 बाय, तो इसको कितना कर दे बताओ यहां से, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं आपसे, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद उसको कंक्लूड कर देता हूं। क्या बनेगा, CXHY प्लस, बताओ क्या लिखें इसको 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस y/4 हो जाएगा, x प्लस y/4 O2, और क्या बन गया बेटा बताओ, XCO2 प्लस y/2। कर पाओगे अब, है ना? अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा नहीं। हमारे पास, रुक जाओ पहले इसका जवाब चाहिए मुझे, रुक जाओ। हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है, इसका हमने कंबस्टन कराया, बताओ इसका कंबस्टन का रिएक्शन लिख सकते हो ना बेटा, बताओ क्या बनेगा, अरे जितना कार्बन उतना ही क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन गई। अच्छा ये कंबस्टन का रिएक्शन है कि नहीं है, बताओ भाई, और क्यों नहीं है, अरे कार्बन को जला रहे हो आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जल के क्या बना दे रहा है, CO2। मतलब क्या कंबस्टन बेटा पानी जरूरी है, अरे कंबस्टन का मतलब जलना है। जब आपने नाइट्रोजन कंबस्टन कराया था तो क्या बना था, NO बना था। जब आपने नाइट्रोजन का कंबस्टन कराया था तो NO बना था ना। जब आपने फ्लोरीन का कंबस्टन कराया था तो OF2 बना था ना। मान लेते हैं इसका जो, अच्छा बताओ इसका डेल्टा H माइनस होगा कि प्लस होगा, क्योंकि एक जो होता है -x। अब हमने कार्बन डायमंड लिया, डायमंड, उसका कंबस्टन कराया तो वो भी, अरे भाई कार्बन तो कार्बन ही है ना। एक चीज बताए बेटा, चाहे कोई कितना भी सस्ता चीज हो या कोई कितना भी महंगा चीज हो, बहुमूल्य हो, जलने के बाद सब राखी हो जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? ग्रेफाइट इज मोस्ट स्टेबल, ग्रेफाइट को जलने, अब इसको भी जला दोगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 गैस इसने बनाया, CO2 गैस, लेकिन इसका डेल्टा H हो सकता है कि -y हो, क्या हो सपोज, तो यहां पर कितना एनर्जी रिलीज हुआ, लक्ष्य यहां पर कितना एनर्जी रिलीज हुआ, x किलो जूल सपोज या कुछ, और यहां पर कितना रिलीज हुआ, y। आपको बताना है ऑप्शंस इज x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, और x इक्वल्स टू y एंड d नन ऑफ दीज। अभी देखते हैं ना, वेट बात करेंगे ना क्या है। सेकेंड, हमारे पास हाइड्रोजन है, गैसियस फॉर्म में है बेटा, मैंने इसका कंबस्टन कराया O2 गैस के फॉर्म में, और इसने H2O लिक्विड बना दिया। अरे H2O2 मिलकर क्या बना सकते हैं, वाटर लिक्विड बना सकते हैं। अब बताओ ये कंबस्टन रिएक्शन है कि नहीं, इतना बताओ मुझे, है कि नहीं बेटा? यस, जल रहा है भाई। तो इसका डेल्टा H हमने ले लिया -x, हमारे पास H2 गैस है, हमारे पास फिर से O2, लेकिन इस बार जो हमने बनाया वो H2O गैस बना दिया, एंड नाउ डेल्टा H इज -y। नाउ ऑप्शन आपको बताना है क्या, x और y में रिलेशन, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, सी x इज इक्वल टू y एंड d नन ऑफ। पहले नोट कर लो, देन विल डिस्कस। सिंपल सा, हमें ये पता है अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें पता कि कार्बन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन कार्बन डायमंड। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना? ग्रेफाइट जो है डायमंड से ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ध्यान देना, अगर हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएं तो एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएं
तो इसका जो डेल एच आएगा वो क्या होगा इतना बताओ, नेगेटिव आएगा। मतलब प्रोसेस विल बी हमेशा, और अगर मोर से लेस जाए तो आप सीधे समझ रहे हो कि नहीं बेटा बताओ। तो इस केस में जो डेल एच आएगा वो क्या होगा, और अरे भाई इसकी स्टेबिलिटी को आपको खत्म करना पड़ेगा पहले। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं अल्टीमेटली, देखो मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से सुना जरा सा। मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। एक काम करें बेटा, क्या अच्छा एक चीज पता है ना आपको, एक अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डेल एच प्लस है, उसको उल्टा करें तो डेल एच क्या हो जाएगा, माइनस। साइन चेंज हो जाता है कि नहीं। हम पहले को वैसे ही रखना चाहते हैं। मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ क्वेश्चन का, देखना जरा सा। मैं एक पर्टिकुलर एकदम फॉर्मेट से एकदम इमीडिएटली दिखाना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो सी ग्रेफाइट है हमारे पास, प्लस क्या है बेटा बताओ, O2, CO2 गैस है, उसका डेल एच है कितना, माइनस एक्स। अब आपने सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो CO2 गैस इधर आ गया, बोलो बताओ, और क्या देगा ये, CO2 इधर आ गया ना, इधर क्या गया, सी डायमंड प्लस क्या O2, और इसका डेल एच कितना हो जाएगा, प्लस वाई, करेक्ट ना, जस्ट रिवर्स कर दिया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, देखो पता है न्यूमेरिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम बता रहे हैं जब कभी इस टाइप की चीज आप सोच ना पाओ तो एक को रिवर्स करके ऐड करके देख लेना, आंसर आपको 100% मिल जाएगा। देखो कैसे, ये O2 क्या हो गया, CO2 गैस क्या मिला जरा बताओ, सी ग्रेफाइट से क्या मिला, सी डायमंड, और उसका डेल एच क्या मिलेगा, जब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो तो ये भी ऐड हो जाता है, उसका डेल एच क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स। क्या यहां तक बात समझ में आती है, कोई दिक्कत, बोलो। अब ये नहीं समझा क्या बोल रहे हो, क्लियर है ना बात। अरे भाई इसको उल्टा किया तो प्लस हो गया, ऐड किया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ग्रेफाइट से डायमंड। अब बताओ ये बेटा क्या है, मोर स्टेबल, ये क्या है और ये क्या है। जब आप मोर से लेस जाते हो तो बताओ एंडो होता है कि एक्सो होता है, एंडो एक्सो। तो जब आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, इसका मतलब ये जो डेल एच है कैसा होगा, अब सुनना कहानी पे छिपी हुई है। तो अगर ये एंडो है तो इसका मतलब ये डेल एच क्या होगा, इट मींस डेल एच, यानी डेल एच क्या है आपका, y माइनस एक्स, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 0, सो y विल बी ग्रेटर देन x। क्या आंसर था आपका, यही था पक्का। तो न्यूमेरिकली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कहानी समझ में आ रही ना ऐसे। तो अगर कहीं हाँ y ज्यादा है, ये ज्यादा रिलीज हो रहा है और ये कम, बताओ रीजन अब समझो दूसरी तरीके से, ऐसे समझा दे रहा हूं। सुनो, इन दोनों में बेटा कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है सुनना, रिजल्ट में आपको अभी तुरंत दिखा दे रहा हूं, ऐसे भी देख सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट। तो बेटा इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो जब इसको एनर्जी दोगे तो ज्यादा एनर्जी खा जाएगा ये, तो रिलीज कम होगा ना, तो एक्स का वैल्यू कम हो गया ना वाई से। एक लाइन में आंसर, भाई ज्यादा स्टेबल है और उसको तोड़ना है और उसके बाद एनर्जी भी रिलीज होनी है, तो उसको फोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी उसको देना पहले, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी क्या खा जाएगा, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो कम रिलीज किया ना, क्योंकि ज्यादा खा गया, क्योंकि मोर स्टेबल था, उसको तोड़ने में लग गई एनर्जी बहुत ज्यादा। बेटा डायमंड हार्डर और वो सब, हाँ समझो बेटा, पूछो। अच्छा क्या चीज, एक लाइन बिठा दो एक लाइन बिठा दो ठीक है भाई, सब लोग y माइनस x को y करते हैं नेक्स्ट होगा। हां तो y ग्रेटर नेक्स्ट क्यों लिखा, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कहना चेक नहीं करते, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव y बड़ा वो लाइन बिठा दो, तो आप एक्सपेरिमेंट दे दीजिए, हम भी आ जाए क्या सुन लेते हैं सर। वो आपने जो लास्ट में लिखे था y ग्रेटर नेगेटिव क्यों लिखा, नहीं सर, ये पूछ रहे थे सर, y माइनस x है तो इससे ये प्रूव होता है कि y बड़ा ही होगा x, क्योंकि x में y में से x माइनस होगा, ये कहना चाहते हैं। 5 minus 10, 5 minus 10 बेटा कितना होगा, 5 में हम 10 हटा रहे हैं,
अब रुक जाओ। बेटा नाम भूल जाता हूँ मैं आपको, फिर से नाम। नहीं बेटा कहानी तो क्लियर अभी होगी। नवनीत बताओ। अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो बेटा ये साइन के साथ ऐड होता है, पता है ना। इस रिएक्शन का जो नेट डिलेच आएगा वो क्या आएगा? -x + y। गलत तो नहीं बोला? -x जस्ट एल्जेब्रिक सम, या फिर y -x, एक ही बात है ना। आप रुक जाओ ना। तो जब हम इसको ऐड किए तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -x + y। ये तो इसका डेल्टा एच आया बेटा। तो डेल्टा एच जो है इसको -x + y लिखो या +y -x लिखो। इतना आ गया। अब आगे पूछो क्या बोलना चाह रहे हो। हमने चेक नहीं किया बेटा। हमने क्या किया कि एक रिएक्शन को फिक्स रखा, हमने कुछ नहीं चेक किया। हमने एक रिएक्शन को फिक्स रखा और दूसरे को मैंने क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता था। हमने कहा कि भाई हम एक को सीधा रखेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। हमने एक को सीधा रखा, दूसरे को क्या किया, उल्टा किया। जब हमने दूसरे को उल्टा किया तो बताओ उसका -y क्या हो गया, +y। और उसके बाद जब रिएक्शन आया तो फिर हमने चेक किया तो देखा कि ये मोर स्टेबल आया और ये क्या आया, लेस स्टेबल आया। तो अगर ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, हाँ ओके, तो मोर स्टेबल, यस वेट, मोर स्टेबल सब लेस स्टेबल जा रहे हैं। तो ये तो हम कब जा सकते हैं, अपने आप नहीं जाएंगे, जब हम उसको एनर्जी देंगे, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। हाँ ओके, अब आगे बताओ। जब डेल्टा एच की वैल्यू आ गई है और फिर मान लीजिए लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएंगे तो डेल्टा एच बेटा कब आई? तभी आई ना जब हमको ये पता चला कि हम मोर स्टेबल से कहाँ जा रहे हैं। तभी तो आई ना। और तभी क्या आई, एंडो आई। अच्छा डेल्टा एच की वैल्यू आ चुकी है और फिर आप चेक कर रहे हैं मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, तो आपने पॉजिटिव रख दिया। अगर लेस स्टेबल से मोर